अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलॉन। ठीक है, अब एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलॉन क्या होता है? एडिनो मतलब कि हमारे पास ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कार्सिनोमा मींस कि हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास मेनली हमारे पास एडिनो मैलिग्नेंट कार्सिनोमा होता है। ठीक है, मैलिग्नेंट कैंसर है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द कोलॉन है। ठीक है, मैलिग्नेंट कैंसर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इसके सबसे पहले हम लोग रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं एडिनोकार्सिनोमा की। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? रिस्क फैक्टर में हमारे पास डाइट्री कॉजेज़ आ सकती हैं। ठीक है, डाइट्री, ठीक है, और एक हमारे पास होती हैं नॉन डाइट्री कॉजेज़। ठीक है, नॉन डाइट्री। ठीक है, अब जो डाइट्री होता है ना, तो इसमें हमारे पास आ जाता है जो लोग लो फाइबर डाइट लेते हैं। ठीक है, या हमारे पास वो लोग जो रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, हाई रेड मीट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वो लोग जो हमारे पास सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैट जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, वो लोग जो कैल्शियम की इंटेक जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें हमारे पास ये डाइटरी फैक्टर्स हो गए। क्या क्या? फाइबर्स कम ले रहे हैं, हाई मीट रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खा रहे हैं और कैल्शियम ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, नॉन डाइटरी फैक्टर्स में हमारे पास जो है वो एज आ जाती है। ठीक है, ओल्ड एज में ज़्यादातर होता है। ठीक है, इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग आ जाती है, सिगरेट स्मोकिंग आ जाती है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस आ जाती है, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोनिक कैंसर सिंड्रोम आ जाता है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ आ जाती हैं, एंड कोलिसिस्टेक्टमी आ जाती है। ठीक है, अगर किसी ने कोलिसिस्टेक्टमी की हुई है तो उसमें भी हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलॉन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्या क्या है नॉन डाइट्री में? ओल्ड एज है, सिगरेट है, फैप है, HNP-CC है, एंड IBD है। ठीक है, अब इसकी हम आते हैं पैथोजेनेसिस पे। ठीक है, अच्छा जी, पैथोजेनेसिस में इसके हमारे पास 3 म्यूटेशंस होती हैं। ठीक है, अच्छा, पैथोजेनेसिस में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास म्यूटेशन होती है APC बीटा कैटेनिन की म्यूटेशन। ठीक है, APC बीटा कैटेनिन की म्यूटेशन में क्या होता है कि नॉर्मली हमें APC बीटा कैटेनिन जो हमारे पास WNT सिग्नलिंग पाथवे होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास WNT रिसेप्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आके लाइगेंड अटैच हो जाता है। ठीक है, जब लाइगेंड अटैक हो जाता है तो APC के जो होता है नॉर्मली बीटा कैटेनिन के साथ अटैच होता है। ठीक है, लेकिन जब लाइगेंड WNT के साथ अटैच हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, बीटा कैटेनिन रिलीज़ हो जाता है। अब जब बीटा कैटेनिन रिलीज़ हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारे पास सेल प्रोलिफरेशन जो होता है वो ज़्यादा कर देता है। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास जो एपोप्टोसिस है उसको कम कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास यही होता है कि हमारे पास जो APC जो है वो काम नहीं करता। ठीक है, APC काम नहीं करते तो ऑब्वियसली बीटा कैटेनिन रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सेल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, एपोप्टोसिस कम से कम हो जाएगी। ठीक है, बाय साइक्लिन और MYC के लेवल ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, और बंदे में एडिनोमा हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास KRAS की म्यूटेशन होती है। ठीक है, P53 की म्यूटेशन होती है, SMAD D2 एंड D4 की म्यूटेशन होती है। अब SMAD D2 और D4 की म्यूटेशन की वजह से हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर होता है उसका बीटा, उसका लेवल कम हो जाता है। और जब ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे पास जो सेल साइकिल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोलिफरेशन जो होगी वो अब नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली अगर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का लेवल ज़्यादा होता है ना तो वो कंट्रोल करता है सेल साइकिल को, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास पहली हेडिंग में ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब सेकेंड हेडिंग में हमारे पास जो चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अब माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी में क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास इसमें हमारे पास मेनली एबनॉर्मेलिटी होती है
डीएनए मिसमैच रिपेयर सिस्टम में, ठीक है। अब डीएनए मिसमैच रिपेयर सिस्टम में एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑब्वियसली जो मिसमैच रिपेयर होता है ना वो नहीं हो पाता, एबनॉर्मल डीएनए बनता है अल्टीमेटली। जब एबनॉर्मल डीएनए बनेगा तो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। और इसमें भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का बीटा का लेवल कम हो जाता है और जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होती हैं उनका लेवल भी कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारे पास है CpG आइलैंड हाइपरमेथाइलेशन फिनोटाइप, ठीक है। क्या है? CpG आइलैंड हाइपरमेथाइलेशन, ठीक है। ठीक है, CpG हाइपरमेथाइलेशन फिनोटाइप, इसमें क्या होता है? इसमें मेनली म्यूटेशन होती है MLH1 जीन की, ठीक है। अब MLH1 की म्यूटेशन कैसे होती है कि MLH1 के साथ हमारे पास जो है उस मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। जब MLH1 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं ना उनका लेवल कम हो जाता है, ठीक है। अब जब ट्यूमर सप्रेसर जीन का लेवल कम हो जाता है ना तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पेशेंट में एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें ना तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आपको एक्सोफिटिक एंड पोलिपॉइड मासेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। एक्सोफिटिक का क्या मतलब है? जैसे फूल गोभी नहीं होती ऐसे ऐसे करके, तो एक्सोफिटिक मासेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पोलीपॉइड एक्सोफिटिक मासेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द कोलॉन होता है, मेनली जो असेंडिंग कोलॉन होता है ना, तो उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वॉल है तो वॉल का जो हमारे पास एक हिस्सा होता है ना वो इन्वॉल्व होता है, साइड ऑफ द वॉल इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ल्यूमेन की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो डिस्टल कोलॉन होता है, ठीक है, मेनली जो डिसेंडिंग कोलॉन हो गया और रेक्टम वगैरह हो गया, उसमें दोनों साइड ऑफ द वॉल जो है उसमें हमारे पास थिकनिंग आ जाती है, ठीक है। अब दोनों साइड में थिकनिंग आएगी तो ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और जब ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ऑब्वियसली फीसस नीचे जाएंगे नहीं, और उसको हम नैपकिन रिंग पैटर्न कहते हैं। ये मॉर्फोलॉजी में हमें नज़र आता है, ठीक है, नैपकिन रिंग पैटर्न। इसके अलावा जब आप हिस्टोलॉजी में देखते हो, ये तो हम ग्रॉस अपीयरेंस की बात कर रहे थे ना, हिस्टोलॉजी में जब आप देखते हो ना, ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में आपको क्या नज़र आता है? हिस्टोलॉजी में आपको डिस्प्लेशिया नज़र आता है, ठीक है, डेस्मोप्लेशिया नज़र आता है, जो हमारे पास न्यूक्लिक साइटोप्लाज्मिक रेशो होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टॉल कलमनर सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डेस्मोप्लेशिया और ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसकी क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ना, तो अगर राइट साइड पे पेन है, ठीक है, तो राइट साइड में पेन होगा, मेनली ओल्ड एजेस में होता है राइट साइड पे पेन, ठीक है। और ये हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेनली असेंडिंग कोलॉन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग तो नज़र नहीं आती फीसिस में, लेकिन फीसिस का कलर जो होता है वो ब्लैकिश होता है, ठीक है। और हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है पेशेंट को, ठीक है। और जो हमारे पास अगर लेफ्ट साइड पे पेन हुआ है ना, तो मेनली हमारे पास डिसेंडिंग कोलॉन और रेक्टम वगैरह इन्वॉल्व होगा ना, तो ऑब्वियसली हमारे पास वहाँ पे ब्लीडिंग भी होगी, तो ब्लीडिंग की वजह से हमारे पास फीसिस में ब्लड के एकल्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड पेन भी होगा, ठीक है। अब इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है ना एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन की, ये हम TNM सिस्टम के ऊपर करते हैं, कार्सिनोमा इन सिटू नोड इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस की बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग इसकी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें ना, तो डायग्नोसिस में हम लोग इसमें करते हैं फीकल एकल्ट ब्लड, ठीक है, कोलोनोस्कोपी, बेरियम एनिमा, DNA टेस्टिंग करते हैं, और कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन देखते हैं, ठीक है। और कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन रिएक्रेंस के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। That's it. We're done with the adenocarcinoma of the colon. If you guys have any question, you guys can ask. Jazakallah. Thank you.